मरीजों का मसीहा, मरीजों के मसीहा से आप क्या समझते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज के दौर में सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है और सेहत को बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें अस्पतालों को चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। और इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स। एम्स जितना बड़ा अस्पताल है उतनी ही बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उतने ही सारे डिपार्टमेंट्स हैं और ऐसे में दूर दराज के जो मरीज वहां पहुंचते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कहां जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किससे इंफॉर्मेशन लेनी है। और ऐसे में अगर कोई मददगार सामने आ जाए, कोई ऐसा मसीहा सामने आ जाए जो उनकी मदद कर दे, उनकी सारी परेशानियों को ऐसे छूमंतर कर दे, तो फिर कहने ही क्या। ऐसा ही मसीहा आज हमारे बीच मौजूद है, एसडी चौहान जी, और खुद एम्स में कार्यरत भी हैं और एम्स कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। और इन्होंने न जाने कितने ही ऐसे मरीजों की समस्याएं दूर की हैं जो या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या दूर दराज से आते हैं, और अगर पढ़े लिखे हैं तो एम्स जैसी इतनी बड़ी संस्था की व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। छोटी चीज से लेके बड़े डॉक्टर के साथ परामर्श, अपॉइंटमेंट और इलाज तक सब कुछ मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सी ऐसी बातें हैं इनके बारे में आज जब आप जानेंगे तो आपको वाकई जो शख्स हमारे बीच में बैठा है ये मसीहा ही लगेगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई आम इंसान नहीं है। इनका जज्बा, इनकी कोशिशें आम बिल्कुल नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है। सर दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने न जाने कितनी ही ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें संवारी है, जिन्हें नया जीवन दिया है। एसडी चौहान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुझे लगता है मैंने बहुत बातें कर ली और अब बारी आपकी है। जी जी मैम। सर ये सफर कैसे शुरू हुआ? एम्स में क्या देखा आपने? क्या चीज आपको मोटिवेट उस वक्त कर गई कि आपने लोगों की मदद करने की ठान ली, जबकि वहां पे डिपार्टमेंट्स पहले से ही हैं फिर भी? जी जी, क्योंकि मैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया से मऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जब मैंने एम्स में ज्वाइन किया करीब 20 साल पहले, तो मैं एक साइकिल होती थी मेरी, उससे मैं पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहता था लंच में, चाहे जब भी टाइम मिलता था। तो लोगों को देख करके कि लोग बड़े परेशान हैं, कोई एक्सरे की डेट के लिए, कोई किसी तरह की डेट के लिए, तो मैंने अपने मन में सोचा कि जहाँ से मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले से, वहाँ के लोगों को कम से कम पहले हम कैसे जोड़ें। तो मैंने वहाँ के करीब 750 गांव के प्रधानों और जिला पंचायतों को चिट्ठी लिख करके कि अगर गाँव दिल्ली में अगर आप एम्स में इलाज कराना चाहते हैं तो मुझसे मिलिए। हाथ से चिट्ठी लिखी आपने? जी। अरे वाह, जी 700 ग्राम प्रधानों? जी 700 प्रधानों को चिट्ठी मैंने लिखा, क्योंकि मुझे था कि जिस माटी से पैदा होकर के मैं इधर एम्स में नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से, एम्स का नाम ही हम लोग सुनते थे तो बड़ा सोचते थे कि कैसे उसमें इलाज होता था। तो भगवान की कृपा रही कि मैं एम्स में ज्वाइन किया। तो ऐसे करते करते काफ़ी लोगों की मदद होने लगी, लोग जुड़ गए। सबसे बड़ी बात एक रही जो दिल को छू लेने वाली बात, एक मरीज को मैंने भर्ती कराया था और वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कहा कि सर मेरी मदर तो एक्सपायर हो गई, अब इनके पार्थिव शरीर को घर ले जाना है। तो मैंने कहा नहीं, ये नज़दीकी शमशान घाट है, वहाँ पे आप इसका कर दीजिए दाह संस्कार। उन्होंने कहा सर पिताजी है, मदर है, सब मेरे बहने वहने हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मुझे पीड़ादायक लगा कि बताइए, मतलब है कि इनके पास पैसा नहीं है उस पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए। तब से मैंने ये अपने ठान लिया कि अब जो भी मेरे एरिया का मरेगा तो उसका पैसा मैं दूंगा। उस समय करीब 15,000 लगते थे, अब करीब 20,000 रुपये लगते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप जो भी लोग इस दुनिया में नहीं रहते, इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं और जो परिवार सक्षम नहीं है जी, आप उनकी डेड बॉडीज को, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाते हैं? यस मैम, यस। इसका खर्चा कौन देता है सर? इसका खर्चा तो मैं अपनी सैलरी से देता हूं, लेकिन भाई हम लोग भी एक एम्प्लॉई हैं। तब मुझे लगा कि आयुष्मान जब शुरू हुआ तो सरकार से भी कई पत्र मैंने लिखा कि जो आयुष्मान 5 लाख का रेंज है, उसमें हम चाहते हैं कि जो भी गांव के इलाज कराने आ रहे हैं और उसमें जो है अगर एक्सपायर हो जा रहे हैं तो वो एम्बुलेंस का खर्चा उसी आयुष्मान कार्ड में से वहन किया जाए। अभी तक तो मैं अपनी सैलरी से ही करता हूँ। सर अभी तक कितने लोगों के पार्थिव शरीर को? अभी करीब से कम 100 लोगों की कर दिया। लेकिन सर एक एम्प्लॉई की सैलरी, एक अगर कहा जाए नौकरी पेशा इंसान की सैलरी तो बहुत लिमिटेड होती है। तो ऐसे में
कैसे इतने सारे लोगों का कब तक आगे करेंगे, और कितने लोगों का आपने कर दिया है? नहीं, वही 100 के करीब है, लेकिन मैं सरकार से कई बार आग्रह किया और मेरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन भी है कि अगर हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचे तो ये बहुत अच्छा काम है, ताकि अगर कोई पार्थिव शरीर उनके घर तक चली जाएगी तो उनको बहुत सुकून मिलेगा। और यह जो है हमारे देश में बहुत सारे गरीब है, मजलूम है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गए। लेकिन सर ये एक बहुत बहुत ज़बरदस्त आइडिया आप इसे कह लीजिए, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए जितनी सुविधा मिल सकती है, जितना उसका उपयोग कर सकते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई नहीं रहता है तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये बहुत, मतलब मुझे लगता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो बची हुई राशि है उसे इंक्लूड करके पार्थिव शरीर को उनके गाँव तक उसी आयुष्मान कार्ड में पहुँचाना चाहिए। लेकिन सर इसके लिए आप दरख्वास्त तो कर रहे हैं पीएम मोदी से, लेकिन अभी तक आपने प्रयास क्या क्या किए हैं? अभी प्रयास हमने अभी जहां मैं नौकरी करता हूं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अंशुल मिश्रा जी हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है, तो इस बात को एग्री कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि डायरेक्टर साहब डिप्टी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन सर आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि आप हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने 2 साल की पूरी सैलरी सरकार को कोविड ग्रस्त लोगों की मदद के लिए डोनेट कर दिए थे। यस मैम, चूँकि कोविड काल में हम लोग तो हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, वहाँ का दृश्य देख करके ऐसे लगता था कि एक वैश्विक महामारी जो है ये किसी के द्वारा लाई नहीं गई है, एक प्राकृतिक द्वारा आई है। तो हम समझते हैं कि हमको उस समय देश के लिए खड़े होना चाहिए, ताकि जितने गरीब हैं जो उनका इलाज का खर्चा है बढ़ जाता है। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें आह्वान था कि कोई अगर मदद कर सकता है तो करे। इसी संदर्भ को लेकर के मैंने अपनी 2 वर्ष की सैलरी माननीय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिया था। लेकिन किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी 1 महीने की सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा भी देने से कतरा रहे थे, पता नहीं था नौकरियां कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं रहेंगी। हालांकि आपकी गवर्नमेंट जॉब है जी, तो सिक्योरिटी तो थी सर, लेकिन 2 साल का पैसा एकदम से आपने डोनेट कर दिया। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया उस वक्त? चूँकि मैम हम लोग गांव के रहने वाले, और गांव में एक मैंने प्रथा देखा था कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले गांव में किसी को एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ऐसी दुर्घटना आकस्मिक हुई तो गांव के लोग मिलजुल करके कोई 10-10 रुपया 50-50 रुपया दे करके उसकी हेल्प करते थे। तो ये मुझे जो उस समय का अनपढ़ MBA था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मैं बड़ा प्रेरणा मुझे मिलती थी, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो छोटे छोटे मदद से ही बड़ा काम हो जाता था। इसलिए मैंने जो ज़्यादातर एम्स में लोग गाँव के ही लोग आते हैं, और शहरों में भी अगर मजदूरी का काम कर रहे हैं, चाहे टाइल है, पत्थर है, चाहे AC का काम है, वो लोग गरीब लोग ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि उनको हम डायरेक्ट ना मदद करके सरकार को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे, ताकि सरकार इन पैसों का सही उपयोग कर सके। सर आपको लगता है कि गांव में जो मानवता थी वो शहरों में आकर कहीं ना कहीं खो गई है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जो आखिरी सवाल भी है, कि जब आपको लोग मरीजों का मसीहा कहते हैं, कैसा लगता है? अब मसीहा तो खैर एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं, सब लोगों को देश के लिए काम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए मत करिए, लेकिन देश के लिए, अपने गांव के लिए, जिस गांव से आप पैदा होकर के इधर आए हो, तो वहाँ के लिए लोगों को अगर सोचने लगेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे। और मसीहा तो बहुत बड़ा चीज़ होती है। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं मसीहा हूँ। एक छोटा सा ये हमारी पहल है, और यह पहल मैं चाहता हूं कि सरकार से भी पूरी की जाए। और जो लोग इस देश में 140 करोड़ की संख्या में आज की डेट में बहुत अच्छे लोग नौकरी कर रहे हैं अपने क्षेत्र से आकर के, गांव से, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक प्लान बना करके लोगों की, गांव के लोगों की, चाहे वह, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी एम्स आप चले जाइए तो वहाँ हज़ारों पेशेंट, चाहे कैंसर हो, चाहे बड़ी रोग से जो पीड़ित है, रोड पे सोए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिले वाइज सब लोग अपना बांट लें, छोटा मोटा एक रूम बना करके उनको रहने की व्यवस्था कर दें, तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कैंसर के पेशेंट और जो TB का जो गंभीर कैंसर का हो, वो अपने घर में कोई रखता नहीं है, क्योंकि 2 बेडरूम है सब लोगों के पास, तो वहाँ रखने की बड़ी समस्या होती है और बेचारे खुले छत के नीचे रह रहे हैं। हालांकि हमारी एम्स के प्रशासन से, डायरेक्टर साहब से भी कई बार बात हुई है, और हमारे यहाँ 2-3 है हॉस्टल रहने के लिए उनको है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है।
हैं, क्योंकि 20 से 25,000 पर डे एम्स में मरीज आ रहे हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी, ये कि अगर कोई एम्स प्रांगण में पहुंचता है, आपको कैसे ढूंढेगा सर, कहाँ आपको ढूंढेगा? अधिकतर हमारे पूर्वांचल के लोग जानते हैं। धीरे धीरे जो हमने आपको बताया था कि गांव से हमने शुरू किया, अब धीरे धीरे 20 साल में बहुत काफ़ी लोग जानते हैं और एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर है और बहुत अच्छा, सारी आपके नाम से ही? जी 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 जी, ठीक है, तो लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लें, SD चौहान, मरीजों का मसीहा। अगली बार जब आप एम्स पहुंचे किसी भी परेशानी की वजह से और आपको मदद की जरूरत हो, तो SD चौहान जी को जरूर याद कीजिए, मदद आप तक पहुंचेगी। लोगों को बताइए, मदद के लिए आगे आइए और जिस तरीके से शुरुआत SD चौहान जी ने की है, लोगों की मदद करने का ये जज्बा अपने अंदर भी लेकर आइए। और इस बात की मांग को मुझे लगता है जरूर उठाया जाना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड में अगर वो राशि पूरी नहीं हुई है, 5 लाख तक की जो रखी गई है, और मरीज इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसके पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव तक पहुंचाने का जो खर्च है वो आयुष्मान कार्ड की राशि में ही वहन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इजाजत दीजिए।